हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस चैप्टर था उसको फिनिश कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में इसे कहा जाता है EMI। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आरबीएससी में ये चैप्टर नंबर 9 है और सीबीएसई में चैप्टर नंबर 6 है। सेम है कंटेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? अब मैं यदि आपको बताऊं, आपने जो पीछे जो पढ़ा है, जो स्टडी किया है, उसमें ये देखा था कि जब मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज का मीन्स करंट, क्या अपने अराउंड क्या डेवलप करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड। किसी वायर से जब करंट फ्लो हो तो वहां क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी जब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो या चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका उल्टा भी सही है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज क्या कर रहा हो, कोई कंडक्टर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी दोनों ही एक दूसरे के कॉज हैं। करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराया जाता है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? करंट। यानी आप ये कह सकते हैं कि करंट को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करेंगे। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी थिंग्स हैं, और वो ऐसा लगेगा जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में आपने स्टडी किया था, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन हुआ था। सेम मैग्नेटिक फील्ड की जो पूरी है, जो कॉन्सेप्ट है, काफी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलते जुलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वहां पर, ये तो क्लियर हो गया कि चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको बोला जाता है EMI शॉर्ट में। आरबीएससी में ये चैप्टर नंबर 9 है, सीबीएसई में ये चैप्टर नंबर 6 है ना? सीबीएसई में चैप्टर नंबर 6 है, आरबीएससी में चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया से, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने स्टडी किया था, क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है उसको आपने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। वहां फाई था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं फाई बी। यानी आप बात कर रहे हैं कौन से फ्लक्स की? मैग्नेटिक फ्लक्स की। वहां कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। यानी दिए गए सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द number of magnetic field lines passing perpendicular to the area या to the सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को
हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ वहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था आपने, ई ए कोस थीटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, एस या ए एरिया था, और थीटा था उन दोनों के बीच का एंगल। आपने वहां पे डिफाइन किया था इसको ई एस कॉस थीटा। ई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, या एस की जगह सरफेस एरिया भी लिखा होगा, कुछ बुक्स में एस गिवन होता है, कुछ बुक में ए गिवन होता है, बात दोनों एक ही है, ए भी एरिया है और एस भी वहां क्या लिया गया था, एरिया, और थीटा था इन दोनों के बीच का एंगल, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है कि एरिया कैसी क्वांटिटी मान रहे हैं हम, वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन है वो किधर होती है, जैसे ये पाम का जो एरिया है ये, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये बात को अच्छे से क्लियर है। अब आप यहां ये देखिए कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये किस तरह से वहां मैंने बताया था। ये देखिए आप, यही आपको नोट करना है, ये जो नीचे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास यही है, ये पाम वाला जो एरिया है ये है, और ये यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये मैंने सामने यहां इसके क्या रखा, एक एरिया रखा इस तरह से। अच्छा, एरिया की जो डायरेक्शन है वो किधर है, यूं है। अब इससे देखिए कितनी लाइन पास होंगी, ये भी लाइन पास होगी, ये लाइन भी पास होगी, ये लाइन भी पास होगी, ये लाइन भी पास होगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जैसे फॉर इसके परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और ये इसके किसकी डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन। इस पाम का एरिया आपने कहा यूं है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, 4 है, तो आपने कहा फ्लक्स क्या हुआ, 4। अब जैसे आपने कहा यही एरिया है, जैसे ये एरिया ही मैं आगे ले लेता हूं, सिर्फ मैं क्या चेंज दिखाता हूं, मैं चेंज दिखाता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सेम यही एरिया है, यही पाम का एरिया, जैसे मान लीजिए या कोई पेपर है, तो उसका एरिया मैंने दिखाने के लिए यहाँ आप ये सेम वो का वो एरिया है, उतना ही एरिया है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, यहाँ मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कैसे पता लगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लाइंस क्या है, पास पास है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होने की वजह से उतने ही एरिया से 2 3 4 5 6 7, तो फ्लक्स कितना हुआ, 7 हुआ। यानी फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, लेस था, यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मोर था। यानी आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि यदि B की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, B की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड तो इतना ही है, लेकिन इसका जो एरिया है वो कम है, और एरिया कम है तो इससे निकलने वाला, ये एरिया से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो यहाँ पे कितना हुआ, 2 ही है। कितनी लाइंस पास हो रही है इससे, 2 ही लाइन पास हो रही है, तो यहाँ फ्लक्स क्या हुआ, 2। तो आपके यहां से ये क्लियर हो रहा है कि फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। यानी फ्लक्स है वो बी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। किस किस पे डिपेंड करता बताया आपने, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा, एरिया यदि ज्यादा है तो भी फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। और साथ में ये मैंने कहा ये एरिया, इधर ये एरिया है। अब यूं एरिया की डायरेक्शन देखो, एरिया किधर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, तो एरिया की डायरेक्शन यूं है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यूं है। दोनों के बीच एंगल यहां पर कितना है, यहां एंगल 0 है, यहां भी एंगल क्या है, 0 है। और यदि मैं ये कर दूं इस तरह से कि ये मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह से यूं, और एरिया को कौन से प्लेन में कर दूं, इस प्लेन में कर दूं, अब एंगल कितना है, देखो एरिया भी यूं और मैग्नेटिक फील्ड भी यूं। कैसे पता लगा आपको एरिया की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता ही रही है,
और एरिया की डायरेक्शन, इस पाम का एरिया किधर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, तो एरिया यू और मैग्नेटिक फील्ड भी यू, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ इस केस में 0। और ऐसे रखेंगे तो एरिया किधर गया, नीचे की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल यदि 90 हो गया तो क्या इस एरिया से लाइंस निकल पाएंगी, नहीं, क्योंकि एरिया तो नीचे की ओर है तो कोई लाइन नहीं निकल पाएंगी, है ना, तो कोई लाइन नहीं निकल पाएंगी, यानी जब एंगल 90 होता है तो निकलने वाला फ्लक्स 0 होता है। तो ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे, और कौन से एंगल की, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स कहां पे निकलता है 0 पर, और मिनिमम फ्लक्स कहां पे निकलता है 090 पर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल की जो वैल्यू है वो 90 पर मिनिमम होती है, यानी 0 होती है, और 0 पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आपका आंसर होगा cos थीटा की। तो यानी फ्लक्स अब किस पे डिपेंड करता है, साथ में cos थीटा पे भी डिपेंड करता है। यदि थीटा की वैल्यू 0 होगी तो निकलने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या, 0। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। इसी तरह से किसके लिए लिखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्या, phi = BA cos थीटा। तो अब ये ध्यान न रख करके, ये तो मैं सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए बताया है, आप ये नोट करेंगे कि फाई क्या होता है, BA cos थीटा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है और वो आपके पास आ गया, क्या, BA cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, B लगा देता हूं यदि, वो क्या होगा, BA cos थीटा। जहां पे ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज B? B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। क्लियर होना चाहिए यहाँ, व्हाट इज B? B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज A? A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया। अच्छा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर A, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच का एंगल। अब देखो BA cos थीटा होता है, काम की बात देखिए, जब BA cos थीटा होता है, या आपने पढ़ा था AB cos थीटा, है ना, ये देखो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B को क्या लिखते थे, AB cos थीटा। तो AB cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, यानी cos थीटा होने पर उन वेक्टर क्वांटिटी को क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट वेक्टर इनटू डॉट सेकंड वेक्टर। तो इसको आप क्या लिख सकेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसको आप लिख सकेंगे क्या, phi B = वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ये क्लियर है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूलाज आ गए। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली कहां काम में लिया जाता है, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन हो, एरिया गिवन हो सरफेस का, और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल गिवन हो, तब ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, और दोनों के बीच का एंगल गिवन होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। ये फॉर्मूला कब काम में लेंगे, जब आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, सरफेस एरिया भी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे। कौन सा, वेक्टर B डॉट वेक्टर A। क्लियर है। अब देखो ये बात क्लियर होने के बाद में, यानी ये दोनों फॉर्मूला हमें कहां काम में लेने हैं, न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे। सो नोट करिए इनको। अब ये नोट करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम जब स्टडी करते हैं तो ये 3 बातें देखते हैं, 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये होता है कि उसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट या CGS यूनिट जो भी है, ऐसा यूनिट तो हमें देखनी ही देखनी है, वो यूनिट क्या है। और जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है।
तो इन्हीं पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी। ऑलवेज माइंड में फीड कर लीजिए, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कैसी क्वांटिटी आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। सो फर्स्ट पॉइंट आपकी माइंड में ये फीड होना चाहिए, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट पे, ये नोट कर लिया आपने। तो आइए अब इसकी यूनिट, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एमकेएस यूनिट की, यानी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट इसकी होती है वेबर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, वेबर होती है। सो इट्स एसआई यूनिट, यूनिट पे आ रहे हैं, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है वेबर। ये बात क्लियर है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, वेबर होगी। अब देखिए एक वेबर, इसको वेबर को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, या इसको ऐसे लिखा जाता है, वेबर जो होता है उसको हम लिखते हैं डब्ल्यू बी से भी लिख देते हैं, ऐसे डब्ल्यू बी से, वेबर। याद रखें ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। और वेबर को हम लिख सकते हैं, देखो फ्लक्स यही तो था, B इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैंने आपको बताई थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में टेस्ला। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप ये ध्यान रखिए, 1 वेबर यानी 1 जो वेबर है वो किसके इक्वल होता है, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये समझ गए। अब मैंने वहां आपको जब चैप्टर कहा था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट बताई थी आपको, एक टेस्ला बताई थी और मैंने एक कहा था कि आपको मैं बताऊंगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है इसकी। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या बताई, वेबर। अब देखो यहां से बी की यूनिट क्या हो जाएगी, फाई अपॉन ए कॉस थीटा। ए को तो छोड़ो, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या कह रहे हो आप, वेबर। और ये एरिया है, एरिया की क्या कह रहे हो, मीटर स्क्वायर। तभी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैंने टेस्ला के साथ में बताई थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये कहा था, ये कहां कवर करोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कवर करोगे। क्लियर हो गया कि टेस्ला बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की, और यहां से हम लिख सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, वेबर, और एरिया की क्या होती है, मीटर पर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यानी बी की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कोस थीटा की, कोस थीटा की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। क्लियर है ना ये बात। तो 1 वेबर या 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी जो सीजीएस यूनिट है, ये नोट कर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो सीजीएस यूनिट है, कौन सी यूनिट, ये तो ऐसा ही यूनिट थी अभी तक जो बात चल रही थी वो। अब मैं बात कर रहा हूं इट्स सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट इज क्या होती है, मैक्सवेल होती है। क्या बताया, मैक्सवेल। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, है ना, mx लिखते हैं, मैक्सवेल होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, मैक्सवेल, साइंटिस्ट के नेम पे है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, mx से। और ध्यान रखिए 1 वेबर में कितने, 1 वेबर में 10 पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। 1 वेबर में 10 पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ये बात क्लियर है। अब इसकी जो अदर यूनिट है वो आप कई बार हम लिख देते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड भी।
उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही वोल्ट इंटू मीटर कहा था, यहाँ वोल्ट इंटू क्या कह देते हैं, सेकंड भी कह देते हैं अपन। कैसे वो और देखिए। उससे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला में आप समझ जाएंगे। सो ये नोट करिए पहले तो, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वेबर। 1 वेबर को 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इट्स सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। और 1 वेबर में ये एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। क्या, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में देखिए आपको सिंपल तरीके में इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अपन इस तरह से लिख सकते हैं इसका। देखो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा है एक तरह से। अब यहां से आपको किसका, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, m1 l0 t -2 a -1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया था कैसे आए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये है एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। और कोस थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये तो डायमेंशन लेस है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 l2 t -2 a पावर -1। ये ध्यान में रखिए, यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो क्या होगा m1 l2 t -2 a -1। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूला के बिहाफ पे मैं एक यूनिट और बता रहा हूं आपको। किसके बिहाफ पर, इस डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे ही। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये लिख दिया ना, तो एक यूनिट और मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जो बता रहा हूं वोल्ट इंटू जो सेकंड की बात कर रहा था वो। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 l2 t -2 इंटू a -1 लिख सकते हैं। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखो इस a -1 को ऐसे लिखा जा सकता है m1 l2 t -2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं इसको, ये किसका है, a का। अब यहां ये फिजिकल क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई करिए। ये जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है दिस इज इक्विवेलेंट टू किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखो फोर्स का तो होता था m1 l1 t -2 और इसको l से और मल्टीप्लाई कर देते तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता था, वर्क। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क, यानी ये जो ऊपर देख रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क। ये बात क्लियर है। ये जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, वर्क के, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस बन रहा है ना ये, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वर्क। और नीचे जो देख रहे हैं एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, इक्विवेलेंट टू करंट, करंट है ना, करंट इस तरह से। और वर्क डिवाइडेड बाय करंट को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। ये वाली वैल्यू समझ में आई। तब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा वर्क इनटू टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज। ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया तो देखिए अब इस पे मैं इस साइड मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यही नोट करवाने वाला हूं आपको। देखो यहां पे आ गया आपके पास में क्या, ये आ गया वर्क इनटू टाइम अपॉन चार्ज। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात चल रही है, इसी की बात चल रही है। वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल। इनटू टाइम की क्या होती है, सेकंड, डिवाइडेड बाय चार्ज की क्या होती है, कूलम। बात समझ में आई। अब यहां से आप देखें तो ये बन रहा है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का मतलब आप समझ रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में बताया था W/Q
यानी जूल पर कूलम किसका फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है ना जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को आपको ये भी बताया था, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट भी लिख सकते हैं। जूल पर कूलम हो या वोल्ट हो, है ना, जूल पर कूलम या वोल्ट एक ही बात है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट इनटू सेकंड। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वोल्ट इनटू सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये किसके इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट है। वोल्ट इनटू मीटर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वोल्ट इनटू सेकंड है वो कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी न्यूमेरिकल करते हैं। नोट कर लिया तो आप देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके। न्यूमेरिकल में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का किसी रिंग का आपको एरिया गिवन है और वेक्टर फॉर्म में गिवन है। जैसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, द एरिया ऑफ ए रिंग इज गिवन 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब B की वैल्यू वो भी गिवन है 2i कैप माइनस 2k कैप, है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आपको कहा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स passed through the रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपको रिंग का एरिया गिवन है और फिर क्या, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड भी गिवन है बी की वैल्यू। सो फर्स्टली इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको गिवन है वो नोट कर लीजिए, यानी जो वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है, और ये वैल्यू किसकी गिवन है आपको, ये जो वैल्यू है ये गिवन है आपको वेक्टर ए की। एरिया गिवन है कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। आपको कैसे पता लगा वेक्टर फॉर्म में, आई जे के, इनसे पता लग गया कि कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर ए क्या है, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी कौन से फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो है 2i कैप, है ना। j कैप नहीं है तो 0 लिख लीजिए इसको, मल्टीप्लाई में भी था कितना, 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड 2i कैप, j कैप नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे 0 j कैप नहीं है ना, j कैप का माइनस 2k कैप इंटू क्या है 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये कहा था जब भी दोनों ही वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है, फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी सिंपली आपको इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। सो डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, यहाँ इसका मैं तुम्हें इधर लिख लेता हूं, मैग्नेटिक जो फ्लक्स की वैल्यू है वो होती है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और इसको हम करें तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इंटू ये 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप, इनमें तो वेक्टर है ही नहीं तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। ये तो यूनिट थी 10 की पावर क्या होगा माइनस 6। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2
माइनस ये क्या है जे का 1 इंटू इधर कितना है 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब देखिए ये हो गया आपके पास में 4 है ना, और ये भी कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस का 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 3i के माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। हाँ, तो ये निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया देखो 4 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी इस केस में क्या आ जाएगा 0 वेबर आ जाएगा, है ना। यूनिट क्या होती है वेबर। और मान लीजिए इसकी जगह पे ये माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं, माइनस की जगह प्लस होता। देखो यदि माइनस है तो यहां -1 लिया गया है कोएफिशिएंट, माइनस की जगह पे यदि आपके पास यहां प्लस होता, पहले तो ये आप समझ गए ना, इस केस में आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और यदि माइनस की जगह पे आपके पास प्लस होता तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करते वो भी समझ गए, है ना। देखो यदि यहां पे ऐसे प्लस होता तो उस केस में ये 1 है, ये जहां 1 आया है माइनस जे, है ना, जे वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये तो वैसे ही क्या बन रहा है 0 बन रहा है ना, -1 इंटू 0। देखो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, क्लियर है, वो क्या हो गया 4 हो गया। फिर मैंने ये लिख दिया 2 इंटू 2 नहीं होगा, ये यहां वैल्यू ही जो रखी है b की वैल्यू कितनी है आपके पास, a और b दोनों को उल्टा लिख दिया। खैर वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो या वेक्टर b डॉट वेक्टर हो, ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज कर रखी है आपने, a की पहले रख रखी है और b की क्या रख रखी है बाद में, जबकि a की ये जो वैल्यू है ये कितनी है यहाँ पे आपके पास में 3 है ना, ये जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, और ये 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो उस केस में ये आएगा आपके पास में कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वेबर, है ना, ये आंसर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो, हाँ क्रॉस होता तब फर्क पड़ता पहले और बाद में लिखने से। तो इस तरह से हम इसको क्या निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। उस क्वेश्चन में हम ऐसा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन होगा और एरिया गिवन है और एंगल गिवन है, और ये कहा गया है कि पास होने वाला क्या निकालिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए। तो इसको नोट करिए, पहले नोट कर लिया मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड नोट करिए, और फिर इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट। जो आंसर आया वही क्या आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और उसकी यूनिट है वो यूनिट क्या लगानी है आपको वेबर, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या बताई मैंने वेबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक रिंग है जिसका एरिया गिवन है आपको 4 मीटर स्क्वायर, है ना। एक रिंग है जिसका एरिया गिवन है, और एरिया गिवन ना हो रेडियस गिवन हो तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं, है ना, पाई आर स्क्वायर से। हालांकि यहाँ एरिया डायरेक्ट ही गिवन है। क्या है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए रिंग is 4 meter square is placed in a magnetic field of 5 into 10 की पावर -4 टेस्ला, जैसे जो भी गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है उसका एरिया गिवन है ना। इफ द प्लेन ऑफ द रिंग is making an angle of 60 degree with the ring,
with the ring, then find the magnetic flux passed through the ring, passed through the रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, या एंगल में वहां मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब प्लेन के साथ में एंगल दिया हुआ हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात चली थी वहां मैंने कहा था जब प्लेन के साथ में एंगल दिया हुआ हो और आपको एरिया के साथ में एंगल निकालना हो तो उस गिवन एंगल को 90 में से माइनस कर लिया करो, वो एंगल आ जाएगा। कैसे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। फर्स्टली हम यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन वैल्यू है वो है एरिया ऑफ द रिंग, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, वेक्टर फॉर्म में नहीं है ये, है ना, स्केलर फॉर्म में ही गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है। फिर ये इस रिंग को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आपको ये एंगल ये देखना है कि रिंग का किसके साथ में एंगल, आप ये माने कि ये आपके साथ में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं डायग्राम, ये और ये वो रिंग रखी हुई है। अब रिंग का एरिया जैसे यूं है ये तो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, ये उस रिंग का एरिया होगा और ये उस रिंग का क्या है, प्लेन है। ये जो देख रहे हो आप ये उस रिंग का क्या है, प्लेन है। और प्लेन के साथ में एरिया कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर है, प्लेन के साथ में ये प्लेन है, ये वाला तो क्या है, प्लेन है रिंग का, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्लेन के साथ में यानी प्लेन के साथ में कौन, मैग्नेटिक फील्ड एंगल जो बना रहा है, यानी ये जो एंगल है वो आपको गिवन कितना है, वो एंगल गिवन है 60 डिग्री। लेकिन मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको BA cos थीटा, उसमें मैंने बताया था एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल। तो एरिया कौन सा है ये और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है ये, तो एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना है, 90 है। और ये एंगल कंप्लीट आप एंगल कितना बता रहे हो, 90 बता रहे हो। इसमें से ये एंगल कितना है, ये प्लेन है ना, इसका प्लेन तो यही हुआ ना, इसका प्लेन है और ये एरिया है, इसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। और आपको प्लेन के साथ में ये लाइनें कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्लेन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल गिवन है 60। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ में एंगल कितना आ जाएगा, पूरे 90 में से किसको माइनस कर देंगे, 60 को, तो ये एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम सीधा ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जब भी हमें प्लेन के साथ में एंगल गिवन हो, जब भी हमें प्लेन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल गिवन हो और एरिया के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल आपको पता करना हो, तो उस गिवन एंगल को 90 में से माइनस कर लिया करो। ऑलरेडी एरिया के साथ में गिवन हो एंगल मैग्नेटिक फील्ड का, तो 90 में से माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या था, एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो यहाँ जो एंगल 60 है, 60 में से आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना होगा, 90 में से माइनस कर लेंगे। तो एंगल यानी थीटा कितना है, थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड एरिया, वो कितना है, वो होगा 90 - 60 यानी कितना होगा, 30 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो थीटा था, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, BA cos थीटा। अब ये सारी जो वैल्यूज है वो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एरिया वो भी मीटर स्क्वायर में गिवन है, नहीं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो भी इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर स्क्वायर में। ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में है, सो 4 × cos थीटा, cos
थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 30। तो ये सोल्व करेंगे ऐसे 5 इंटू 4 यानी 20 इंटू 10 की पावर -4 है ना, इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये इस तरह से आ जाएगा सोल्व होकर के 10, और ये 10 की पावर -3 इंटू √3 इंटू 10 की पावर -3 1.73 है ना, इंटू ये करके 1.732 इंटू 10 की पावर -3, और यूनिट क्या होगी इसकी वेबर है ना। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे। नोट कर लिया, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस पे आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जानने के बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। देखो इस एक्सपेरिमेंट इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन बात करते हैं फैराडे और हेनरी, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूं। फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने जैसे इस तरह का एक कॉइल है, कॉइल का मतलब जानते हैं, एक कॉपर वायर लिया गया है इसमें, और ये इस तरह से इंसुलेटेड है, इसकी कोटिंग की गई है इस तरह से, यूं इस तरह से वाइंड अप किया गया है, और ये इसको किसी सर्किट में जोड़ दें इस तरह से गैल्वेनोमीटर से, और इसको गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दें। ऐसा सर्किट बना रहा हूं मैंने क्या लिया है, एक कॉइल लिया इस तरह से, और कॉइल किसका बनाया गया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का है ना, और उससे क्या जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से, ये जो है ये क्या है, कॉइल है ना, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और व्हाटएवर जितने भी हैं जो टर्न्स हैं, और इसके एक एंड को किससे कनेक्ट किया गया है, गैल्वेनोमीटर के किसी एक एंड से कनेक्ट कर दिया, और अदर एंड को गैल्वेनोमीटर के किसी अदर एंड से कनेक्ट कर दिया। यानी इस कॉइल को किससे कनेक्ट किया गया है, एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की खास बात है, जब करंट फ्लो होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये कॉइल है आपके पास में, और इस कॉइल को किससे कनेक्ट किया गया है, गैल्वेनोमीटर से। तो मैं इसको बोल देता हूं कॉइल है, सी है ना। अच्छा, इसके पास में उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट को लेकर के गई। ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, एक बार मैग्नेट। आपको ये अच्छे से पता है कि इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक होता जाता है। और इससे ये जो मैं बता रहा हूं, ये मैं निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह से। ये दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाती हैं, दूर होती जाती है। दूर हो रही है, इसका मतलब ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या बनता जाता है, वीक बनता जाता है। ये इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जैसे ही इस बार मैग्नेट को वो इस कॉइल की तरफ लेके गए है ना, इस कॉइल की तरफ लेके गए, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। हाँ, टॉपिक का नाम तो समझ गए ना कि किसके है, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट है ये, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, एक बार मैग्नेट, ये जो देख रहे हो ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, इसको पास में लेके जा रहे हैं। किसके पास में लेके जा रहे हैं, एक कॉइल के पास में, जिस कॉइल को किससे कनेक्ट कर रखा आपने, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। जैसे इसको पास लेके गए तो भी गैल्वेनोमीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही इसको दूर ले जा रहे थे तो भी क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था।
हर केस में डिफ्लेक्शन आ रहा था। जब बार मैग्नेट को क्लोज ला रहे थे तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, और इससे दूर लेके जा रहे थे तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। फर्क ये था, पास लेके जब जा रहे थे तब जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसको दूर लेके जा रहे थे उस टाइम इसमें जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। क्लियर है? यानी जैसे ही पास लेके गए इसमें डिफ्लेक्शन आया, जो भी डायरेक्शन में आया होगा, और जैसे ही दूर लेके गए तो इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। सोचा कि डेफिनेटली इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का जो कॉज है वो क्या होता है, करंट। और करंट का कॉज क्या होता है, जरूर सर्किट में कहीं ना कहीं कोई ईएमएफ का सोर्स है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो प्रोड्यूस हुआ है। ईएमएफ इज जस्ट लाइक एज ए वोल्टेज, एक वोल्टेज की तरह से ही तो होता है, वो प्रोड्यूस हुआ है, ये सोचा। खैर क्या कारण रहा होगा उसके बाद में बात करते हैं। यानी इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, आप ये कहेंगे जैसे ही बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, deflection occur in the galvanometer. When bar magnet is moving away from the coil, then also deflection occur, but this time the direction of deflection is opposite to the direction of deflection in previous time. So हम इसको क्या कह सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में जो हमें सामने आए, इस एक्सपेरिमेंट में क्या, when bar magnet is moving towards the किसकी ओर, कॉइल, है ना। deflection occur in the galvanometer, फिर क्या कहा कि क्या पता पास में जाने से डिफ्लेक्शन आया हो तो दूर लेके गए, है ना। बट when the bar magnet is moved away from the coil, deflection occur in the coil, deflection occur in the galvanometer, but the direction of deflection is opposite, अच्छा आप यदि कहें तो रियल में हो क्या रहा होगा, जैसे जैसे पास में लेके जाएंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यदि मैं आपसे रफली यहां बात करूं कि आप पास में लेके जा रहे होंगे इसके, तो पास में लेके जाने पर किसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पास में लेके जाएंगे तो बी बढ़ेगा ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, और दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम और ज्यादा होने से किसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो रही होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम और ज्यादा हो रही होगी। यानी रियल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स में चेंज हो रहा है। आप इसके पास में लेके जा रहे हो तो भी इससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, और दूर लेके जा रहे हो तो भी निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। दोनों ही केस में इससे पास होने वाले फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट इसको जब रेस्ट में लेके आए तो रेस्ट में एक जगह रोक लोगे, पास में ले जाके भी रोक लोगे, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो देखा गया कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। या तो पास में ले जाकर के रोक लो या दूर ले जाकर के रोक लो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, है ना। तो क्या किया गया इसमें, आगे क्या लिखेंगे आप, इससे आगे जो नेक्स्ट है ना, व्हेन बार मैग्नेट इज रेस्ट no deflection occur in the galvanometer. When the bar magnet is at rest, no deflection occur in galvanometer,
यानी जब वो रेस्ट में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन अकर नहीं होता। रेस्ट में रहने का कॉज क्या होगा, रेस्ट में रहेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक जगह रोकली तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फिक्स हो जाएगा। मोशन में लाते, पास में लाते तो सारा फ्लक्स निकलता, दूर लेके जाओगे तो ये दो ही लाइनें निकलेंगी। इस तरह से इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, कम ज्यादा। कम ज्यादा कब हो सकता है, जब ये क्या हो, मोशन में। इसका उल्टा भी सही है, मैग्नेट को फिक्स कर दो, कॉइल को पास और दूर लेके जाओ, तब भी इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और हर केस में इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, तो उस केस में इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या लिया गया, इसको नोट कर लिया ना आपने, इसको नोट कर लिया तो अब आप ये क्या है पता है ना, बार मैग्नेट है, और ये जी लिखा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, ये इसका साउथ पोल लिखा हुआ है। अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं अपन। किनके एक्सपेरिमेंट है ये, फैराडे एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट। ये इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में से 3 जो एक्सपेरिमेंट्स है वो देख रहे हैं अपन। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने बार मैग्नेट नहीं लिया, बार मैग्नेट की जगह मैग्नेट बना लिया। कैसे बना सकते हो मैग्नेट, किसी करंट कैरिंग कॉइल में, यानी किसी कॉइल में करंट फ्लो कराओगे तो वो किसकी तरह से बिहेव करने लगेगी, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगी। बात क्लियर है, किसी भी कॉइल में आप करंट फ्लो कराओगे तो वो खुद क्या बन जाती है, मैग्नेट। ये बात क्लियर है ना। अरे सोलेनोइड हो, टोरॉइड हो, इनमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो क्या बन जाती है, एक मैग्नेट बन जाती है। तो यहां मैग्नेट नहीं लिया, बार मैग्नेट की जगह एक कॉइल ले ली, और वो कॉइल किसकी तरह से बिहेव कर रही थी, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही थी। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में भी यही बातें की, सिर्फ क्या किया, बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया एक करंट कैरिंग कॉइल से, है ना। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट 2 में ये जो आप देख रहे थे, ये क्या है आपके पास में, एक वही कॉइल है ना। कॉइल बनाना मैंने बता दिया आपको, ये वही कॉइल है, और इस कॉइल को किससे जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर से। 2 वायर है ना, तो दोनों वायर को किससे जोड़ दिया गया है, गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। इस तरह से यहां ये लगा दिया आपने गैल्वेनोमीटर, यानी सारा का सारा वही है जो पिछले डायग्राम में बनाया था आपने। और यहां अब की बार जो बार मैग्नेट थी, उस बार मैग्नेट की जगह बार मैग्नेट ना लेकर के ये क्या ले ली उन्होंने, एक कॉइल ही ले ली। ये इस तरह से, ये क्या है, कॉइल ही है, और इस कॉइल को किससे जोड़ रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। बैटरी का मतलब करंट फ्लो होगा, तो ये कैसी कॉइल हो गई, ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई। और करंट कैरिंग कॉइल होगी तो इसका भी क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो इससे भी क्या निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो निकल रही होंगी। जैसे इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा इस तरह से, और आगे जाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ऐसे इस तरह से। ये अब देखो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड, अब वहां बार मैग्नेट ली थी और यहां कॉइल ले ली, 2 कॉइल 1 है, और ये कॉइल C2 नाम दे देता हूं उसको मैं, और इसको मैं नाम दे देता हूं कॉइल C1 और C2 2 कॉइल लिए। C1 कैसी कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, और C2 गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि यहाँ बैटरी लगी हुई है, इसमें माना कि करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ये इससे कहीं आइसोलेटेड है, बिल्कुल ये कहीं इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ही नहीं है। यहाँ तो बीच में एयर है, कुछ नहीं है ये। अब क्या किया, इस करंट कैरिंग कॉइल को पास में और दूर लेके जा रहे थे, तो एग्जैक्टली वही हो रहा था जो पिछले एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। यानी जैसे ही पास में लेके जाए तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसको दूर लेके जाए
तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा था, किसमें आ रहा था, गैल्वेनोमीटर में। पास में लेके गए तब जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, दूर लेके जाने पर डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, अपोजिट आ रहा था। जब एक जगह रुक जाते थे तो डिफ्लेक्शन डिसअपियर हो जाता था। सेम वही है। तो इसमें और उसमें चेंजेस क्या है, इसमें और उसमें चेंजेस ये है कि इसमें बार मैग्नेट थी और यहाँ पे बार मैग्नेट नहीं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी करंट फ्लो करा के आपने क्या बनाया है, मैग्नेट बनाया है। तो सेम यदि हम ये कहना चाहें, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है, मैं शॉर्ट में यदि लिखूं तो मैं ये लिखूं, whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between coil C1 and C2, यानी कोई भी एक के बीच में रिलेटिव मोशन हो, या तो पास में आए या दूर जाए, एक रेस्ट में हो दूसरा मोशन में हो, यानी दोनों एक दूसरे की पोजीशन चेंज करें, तभी इससे निकलने वाला क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा ना। तो मैंने कहा whenever there is relative motion between coil C1 and C2, deflection occur in the galvanometer, deflection occur in the galvanometer, or whenever there is no relative motion between coil C1 and C2, there is no deflection in the galvanometer, यानी galvanometer का पॉइंटर 0 पर होगा। तो क्या हुआ रिलेटिव मोशन से, इससे निकलने वाला, पास में आ रही होगी तो इससे निकलने वाला फ्लक्स निकल रहा होगा, और फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। दूर लेके जा रहे होंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कम हो रहा होगा। तो इस केस में भी क्या हो रहा होगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ये था। तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसमें क्या आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, और डिफ्लेक्शन आने का कॉज होता है करंट, और करंट का कॉज होता है ईएमएफ कहीं ना कहीं उस सर्किट में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थर्ड में क्या कर दिया, ये नोट कर लिया, ये कॉइल बना करके, और दूसरी कैसी कॉइल बनानी है आपको, करंट कैरिंग कॉइल, है ना। अब देखिए आप थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में वही कॉइल लिया भी जो सेकंड में किया था, लेकिन कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं कराई, थर्ड में रिलेटिव मोशन नहीं कराई, दोनों कॉइल को फिक्स रख दिया। कैसे रख दिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये रख दिया इस तरह से। ये आपकी वही कॉइल थी जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी रखी थी, 2 में भी रखी थी, और 3 में भी रखी थी, ये वही कॉइल है। अच्छा, अब इसको किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, है ना। अच्छा, अब यहां पे जो आप एक कॉइल बना रहे थे सेकंड वाली, वो जो कॉइल है उसको वैसा ही वही कॉइल है, वही है सेम जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में किया था आपने। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां एक स्विच लगा करके, और इस स्विच को क्या करने लगे, ऑन ऑफ करने लगे। जैसे स्विच क्या किया जा रहा था, ऑन ऑफ किया जा रहा था, ये स्विच, इस स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे, यानी इसको रेस्ट में रख दिया। ये C1 C2 है और ये क्या है, C1 है। जैसे ऑन करोगे इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ऑफ करते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, यानी ऑन करोगे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगा, तो यहां से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। जैसे ही इसको ऑफ कर दोगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0, यहाँ वाला भी तो पहुंच रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। यानी ऑन ऑफ करने से इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कभी 0 हो रहा है, कभी जा रहा है, कभी 0, यानी फ्लक्स में क्या आ रहा है, इस तरह से चेंज आ रहा है। तो इसमें फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। तो क्या किया इसमें, यहां इसको स्विचिंग की वजह से, व्हेनेवर स्विचिंग इज डन, यानी सेकंड कॉइल में मोशन नहीं हो रही है, तो क्या कर रहे हैं आप, व्हेनेवर है ना, स्विच
इज डन, स्विचिंग की जाती है। स्विचिंग करने का मतलब ऑन ऑफ करना स्विच को। डिफ्लेक्शन अकर इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन अकर इन द गैल्वेनोमीटर। ये सभी बातें आ रही थी। इन सभी का जो कंक्लूजन निकाले हम, तो हम ये कह सकते हैं जब भी किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक करंट या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये बिना कांटेक्ट के हो रहा है, इसलिए इसको प्रोड्यूस ना कह करके इंड्यूस नाम भी दे सकते हैं। प्रोड्यूस को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इंड्यूस, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये किसकी वजह से, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब कांटेक्ट में नहीं है, कंडक्शन का मतलब दोनों कांटेक्ट में हो, इंडक्शन का मतलब विच इज नॉट इन कांटेक्ट, है ना। तो इसके कारण हो रहा है। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स का जो कंक्लूजन निकला वो ही डेफिनेशन बन जाती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो ये नोट कर लिया। तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट आपसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ये एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। अब हम क्या कह सकते हैं, इन सभी का जो कंक्लूजन निकला है इसका वो लिख लेते हैं। कंक्लूजन, इस सभी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हर एक केस में निकलने वाला फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जब जब उस कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा था तब तब उसमें एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, और इसको प्रोड्यूस ना कह करके मैं क्या बोलूंगा, इंड्यूस बोलूंगा। और इसी फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, व्हेनेवर देयर इज चेंज in magnetic flux passed through, फर्स्ट coil की बात कर रहा हूं, passed through a coil, then a current और ईएमएफ, क्योंकि करंट जब फ्लो हो रहा तो ईएमएफ भी आए, ईएमएफ के कारण ही तो क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। EMF is produced, और इस प्रोड्यूस को हम यहां क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड बोलेंगे, क्योंकि ये इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो आप ये नोट कर लीजिए। सो ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए, समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। अब हेनरी और फैराडे दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। पूछा गया का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में ये कहें कि पूछा गया उनसे, यानी याद करने के हिसाब से बता रहा हूं कि लोगों ने उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो हेनरी तो साइड में और फैराडे ने बता दिया कि क्यों हो रहा है, ये उनके नियम है, ये उनके लॉ है। यानी जो रिजल्ट आया उनको क्या बना दिया गया, फैराडेज लॉ। तो अब हम बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या पढ़ना हमें, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है। कितने लॉ दिए, 2 लॉ दिए गए। तो अब हम बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से लॉ की, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ उनका क्या था, फर्स्ट लॉ कहा गया कि जब भी किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। ऐसा ही तो हो रहा था भाई, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तीनों केसेस में आपने देखा, तीनों केस में ही कॉइल से निकलने वाला क्या चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो ये बना दिया गया
कि जब भी किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। या किसी भी कॉइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यानी ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब उस कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा। यदि कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो क्या कहा है इसमें, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked to the coil it changes, यानी कॉइल से लिंक होने वाला या उससे पास होने वाला कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंजेज है ना, चेंज हो रहा है। EMF is then EMF is induced in the coil, induced in the coil, यानी किसी कॉइल से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ के कारण ही क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। भाई ईएमएफ है, सेल है और सर्किट क्लोज है तो क्या फ्लो होगा उसमें, ईएमएफ की वजह से करंट भी। ईएमएफ की यूनिट वोल्ट ही तो होती है, वोल्टेज की तरह से ही तो होता है। ये बात कही है ना, इंपॉर्टेंट है ये जो है दोनों ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये है ना। अच्छा, या इसको हम अदर वे में कह सकते हैं आपके, हालांकि एग्जाम में आपको यही लिखना है ये वाला, दूसरा वे में मैं और लिख रहा हूं इसको, जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक ईएमएफ। क्या कहा, जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, जैसे मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है और कंडक्टर इस तरह से मूव कर रहा है तो बार बार वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होगा, कट होगा। तो कट होने के कारण उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो और में आप इसको ऐसे लिख लीजिए, व्हेनेवर यानी जब भी ए कंडक्टर cut the magnetic flux then an EMF is, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए लिखा गया है EMF is produced को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ induced भी लिख सकते हैं in it, यानी उस कंडक्टर में। ये तो था फर्स्ट लॉ उनका। फर्स्ट लॉ का सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी किसी कंडक्टर से या किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोड्यूस होगा तब उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो, चेंज हो। तभी फ्लक्स यदि चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज, तभी क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। सेकंड लॉ बताता है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा ये। तो आप कौन से लॉ की बात कर रहे हैं, आप सेकंड लॉ की, है ना। सेकंड लॉ में ये कहा गया है क्या कि फ्लक्स में होने वाला चेंज जितना फास्ट होगा उतना ही ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आपने कहा फ्लक्स में आने वाला चेंज कितना है, d5, कितने टाइम में, dt टाइम में। तो फ्लक्स में चेंज होने की रेट क्या होगी, यूनिट टाइम में, यानी dt टाइम में फ्लक्स में होने वाला चेंज d5 है तो यूनिट टाइम में कितना होगा, d5 अपॉन dt। यानी फ्लक्स में चेंज तो ज्यादा हो और टाइम क्या लगे, कम लगे। कम टाइम में फ्लक्स में चेंज ज्यादा हो तो फ्लक्स में चेंज होने की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। और फ्लक्स में चेंज होने की रेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा, ज्यादा होगा। तो क्या कहा गया सेकंड में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड लॉ में ये कहा गया कि क्या the induced EMF
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change in magnetic flux, है ना। ये कहा गया सेकंड लॉ में, इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे। क्या कहा गया? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट क्या होगी? डी फाई ओवर डी टी। डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज और डी टी है चेंज होने में लगा टाइम, तो रेट क्या होगी? डी फाई अपॉन डी टी। तो क्या कहा गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ईएमएफ के लिए क्या सिंबॉलिक नोटेशन काम में ले? ई ले कैपिटल तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाओगे, स्मॉल ई ले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन समझ जाओगे, एप्सिलॉन ले तो आप परमिटिविटी समझ जाओगे। तो इसके लिए आप जो भी सिंबल काम में ले, जैसे मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूं ई, तो ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? 1, है ना। जो ईएमएफ है, ई मैंने लिखा है साइलेंट टाइप से, लेकिन मुझे ध्यान रहे ये क्या है? ईएमएफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डी फाई अपॉन डी टी के। डी फाई अपॉन डी टी क्या है? देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ ये जो माना है मैंने वो तो क्या है? ये तो है क्या? ईएमएफ लिखा है मैंने, और डी फाई ओवर डी टी है, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट। फिर से देखिए, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, ये यदि यहां नहीं आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां। क्या? देखो, फर्स्ट लॉ तो आपने नोट कर ही लिया, है ना। तो अब सेकंड की बात आप ये देखें, यहां से ये आपने कहा है, ये मैं फिर से यहां लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, है ना। ये है। अब मैं इसमें माइनस भी लगाऊंगा। इससे पहले ये जो वैल्यू मैंने ये लिखे गए हैं, ये यहां लिख रहा हूं मैं, यदि आपको नहीं दिख रहे तो। एप्सिलॉन ये क्या है? ये माना है मैंने ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और डी फाई ओवर डी टी, यानी वेयर लगा देंगे आप, वेयर। एप्सिलॉन क्या है? ईएमएफ, और डी फाई ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट। क्लियर? अब देखो, यदि नंबर ऑफ, लेंज ने कहा कि किसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ उन सभी कॉजेज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज, फैराडे तो यहां फिनिश हो गया। अकॉर्डिंग टू लेंज हम इसमें माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात भी करेंगे कि लेंज लो क्या है ना। अकॉर्डिंग टू लेंज लो पूरा क्लास डिटेल में हम स्टडी करेंगे, इसलिए, है ना। अकॉर्डिंग टू लेंज माइनस डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि उन्होंने कहा था इसमें इंड्यूस ईएमएफ उन सभी कॉजेज का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? डी फाई ओवर डी टी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में सिंगल है तब है। यदि आप कहें इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल n है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना टाइम हो जाएगा? n टाइम। क्लियर है ये? यदि ये तो क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज 1, if the number of turn in the coil n है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? n टाइम हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी, है ना। n टाइम हो जाएगा। ये क्लियर है? अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि फ्लक्स दे दिया जाएगा आपको और क्या निकालने के लिए बोला जाएगा? उस कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। ये नोट कर लो। नोट कर लिया? अब देखो आपको किसी
कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है ना। आपको ये कहा गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स, अगला न्यूमेरिकल लिखिए आप क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल है ना, किसी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स इज गिवन, और ये फ्लक्स की इक्वेशन दे रखी है 2t² - 6t + 9 और मिली वेबर दूबी। फाइंड आउट द EMF induced in coil, EMF induced in the coil at t = 5 सेकेंड। क्वेश्चन समझ गए? द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल इज गिवन बाय दिस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से निकलने वाला आपको गिवन है इतना मिली वेबर। फाइंड आउट द EMF induced in the coil at t = 5 सेकेंड। ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी आपको EMF निकालना है और आपको फ्लक्स दिया हुआ है, तो जब भी आपको क्या निकालना हो, EMF निकालना हो, तो मैंने अभी क्या बताया था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, भाई EMF निकालना है तो माइनस क्या होता है d∅/dt, मैग्नेटिक फ्लक्स था ये यहाँ भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ आना, ये EMF है, और ये यहाँ देखो माइनस d/dt ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है 2t² - 6t + 9, और इसका डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है, ये करेंगे तो देखो माइनस, और ये हो जाएगा 2 × 2t - 6t का 6 हो जाएगा प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी -4t - 6, ये आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी EMF की आ जाएगी। वेबर मिली में था तो ये मिली वेबर, EMF वोल्ट में होता है तो ये मिली वोल्ट में आएगा। अब कहा गया है EMF एट t = कितने सेकंड पे 5 सेकंड पे, तो t की जगह 5 रखेंगे तो -4 × 5 है। अच्छा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया प्लस बन गया +6, तो ये हो गया आपके पास में 20 - 6, तो माइनस का 20 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा -14 मिली, और इसकी EMF की यूनिट क्या होती है वोल्ट, EMF की यूनिट होती है वोल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, यानी जब भी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन हो और हमें EMF निकालना हो तो उस फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, और साथ में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस तो लेंथ के अकॉर्डिंग है ना, तो इसको नोट करिए।